Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we will discuss the poem Rain on the Roof from class 9th and the poet of this poem is Coates Kinney. So students, first of all, Rain on the Roof, we will read about the poet of this poem. Coates Kinney. Coates Kinney is an American writer and poet. He was born on 24th November 1826, पेन यान न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब 24 नवंबर 1826 को इनका जन्म हुआ था और यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क के पेन यान में हुआ था। और 25 जनवरी 1904 ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनकी डेथ हुई थी। और ही गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम एंटियोक कॉलेज इन अमेरिका, और अमेरिका में ही इन्होंने एंटियोक कॉलेज से अपनी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की थी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। दिस लिरिकल पोएम रेन ऑन द रूफ बाय कोट्स किनी प्रेजेंट द मेमोरीज अराउंड इन द पोएट्स माइंड बाय द शॉवर्स फॉलिंग ऑन द टिन रूफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है रेन ऑन द रूफ, तो पहले हमें इसके टाइटल से ही पता चल जाता है। रेन का मतलब बारिश, यानी कि ये पोइम जो है वो बारिश के बारे में है। और साथ ही ये जब बारिश हमारी रूफ पर पड़ती है यानी छत पर होती है तो अक्सर क्या होता है कि आवाज़ आती है। तो उसी आवाज़ को लेकर के पोइट्स क्या सोचते हैं उसी के बारे में ये पोइम है। तो कोट्स किनी प्रेजेंट द मेमोरीज अराउज इन द पोइट्स माइंड, यानी कि पोइट्स के माइंड में जो मेमोरीज अराउज होती हैं यानी कि उठती हैं, निकलती हैं, किससे? शॉवर्स फॉलिंग ऑन द टिन रूफ, यानी उनकी जो छत है वो टिन की बनी हुई है। जनरली हमारी जो छत होती है उस पर बारिश होती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती है, पर जब हमारी छत टिन की बनी होगी तो उसकी आवाज़ आएगी। तो टिन की पोइट की छत बनी हुई है, तो जब उस पर बारिश होती है तो उसकी आवाज़ आती है, तो उसको कुछ मेमोरीज याद आ जाती हैं, कुछ यादें आ जाती हैं। Through a number of metaphors, the poet shows that the drops of rain falling on the shingles of the roof send a train of thoughts running in his mind. तो इस पोइम इस थ्रू अ नंबर ऑफ मेटाफर, यानी पोइट ने एक बहुत सारे मेटाफर्स का यूज करके, मेटाफर एक पोइटिक डिवाइस होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो मेटाफर्स का यूज करके पोइट ये दिखाता है कि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन हैं, जो कि पानी की जो बारिश की बूंदें हैं जो कि सिंगल्स पर, रूफ़ के जो सिंगल्स होते हैं, सिंगल्स का मतलब जो रेक्टेंगल या किसी भी शेप में कुछ बने होते हैं छत पर, जो टिन वाली छत होती हैं उन पर, तो उन पर जब पड़ती है, मैं अभी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, तो उन पर जब रेन पड़ती है तो क्या होता है, एक सेंड्स ए स्ट्रेन ऑफ थॉट्स। तो पोइट के माइंड में क्या होता है, एक विचारों की एक श्रृंखला सी एक तरह से निकलने लगती है, यानी कि ये जो आवाज़ है बारिश की वो क्या करती हैं, पोइट के माइंड में बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द वे हिज मदर यूज टू बिड हिम एंड हिज सिबलिंग्स गुड नाइट एंड पुट देम टू स्लीप, है ना। जब वो इस आवाज़ को सुनता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, और माँ की याद आने के साथ साथ वो तरीका भी माँ का याद आ जाता है जब माँ उसको बिड करती थी, यानी विदा करती थी सोने के लिए, और उसके जो सिबलिंग्स थे यानी उसके जो भाई बहन थे वो भी उसको गुड नाइट कहते थे और बिस्तर में सुला देते थे। तो वो अपनी माँ का जो पिक्चर थी उस समय की वो उसके माइंड में आ जाती है। द पोइट कनेक्ट्स हिज प्रेजेंट विद इज पास्ट थ्रू द मेमोरीज रिवाइव्ड बाय द रेन। और पोइट क्या करता है, इस रेन के द्वारा जो मेमोरीज रिवाइव होती हैं, रिवाइव का मतलब फिर से जीवित हो जाना एक तरह से, यानी पुरानी यादें फिर से आ जाना, उनको वो क्या करता है, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से कनेक्ट करता है ना, इन मेमोरीज के थ्रू। अब देखिए इसकी थीम ऑफ द पोएम पढ़ लेते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज़ द हीलिंग पावर ऑफ रेन, यानी पोएम की जो थीम है वो क्या है, जो रेन की हीलिंग पावर होती है। हीलिंग का मतलब हील कर देना, मतलब किसी घाव को भर देना। मतलब जो रेन की जो पावर है वो क्या है कि घाव ना भर, हम यहाँ पे घाव भरने के बारे में ना कहें तो हम कहें कि वो क्या करती है, लोगों को खुश कर देती है। लोगों का जो माइंड होता है थोड़ा सा परेशान होता है, बारिश हो जाती है तो वो थोड़ा सा अच्छा फील करने लगते हैं।
The musical sound of raindrop falling on the rooftop at night has the ability to revive sweet memories and rouse fancies in an otherwise busy mind. तो म्यूजिकल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स यानी जो रेन ड्रॉप्स जो हमारी रूफ टॉप पर फॉल होती हैं, गिरती हैं, तो उसका जो म्यूजिकल साउंड होता है ना, वो क्या करता है, जब ये रात के समय पर गिरती हैं तो वो क्या करता है, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमारी स्वीट मेमोरीज़ को फिर से रिवाइव कर देती हैं, यानी फिर से जीवित कर देती हैं। और क्या करती हैं, एक बिज़ी माइंड जो होता है, यानी कोई व्यक्ति बहुत ही बिज़ी हो, बहुत ही परेशान हो, दुखी हो, तो उसके अंदर भी उसके माइंड में बहुत सारी जो फैंसीज़ हैं, कल्पनाएं हैं, वो फिर से जन्म लेने लगती हैं, वो बहुत कुछ सोचने लगता है। द रेन thus soothes एंड कम्फर्ट्स एन ओवरवर्कड माइंड। और इस प्रकार से रेन क्या करती है, एक ओवरवर्कड माइंड, यानी ओवरवर्क का मतलब जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हो, थका हुआ हो, है ना, माइंडली वो मेंटली बहुत ज़्यादा थक गया हो, तो एक ऐसे पर्सन के माइंड को वो सूद करती हैं, कंफर्ट देती हैं, यानी उसको आराम पहुंचाती हैं बाई टेकिंग इट बैक टू इट्स लवली पास्ट। और वो किस प्रकार से उस व्यक्ति के माइंड को उसके लवली, जो उसका सुंदर पास्ट होता है, उसकी तरफ ले जा करके। सम ऑफ आवर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद रेन। और हमारे जीवन की बहुत सी जो मेमोरीज़ होती हैं, जो बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं हमारे जीवन की, वो अक्सर हमारी जो रेन होती है, जो बारिश होती है, उसके द्वारा या उसके साथ में जुड़ी होती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं मतलब बारिश में जब नहा रहे होते हैं या बारिश में भीग रहे होते हैं, तो वो उस समय का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना अच्छा होता है, इतना सुखद होता है कि वो हमें उस समय बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय फील होता है। तो अगर ऐसा कोई समय हुआ होगा या हमारी जो बेस्ट हमारे जीवन की एक पल होंगे, तो वो हमको इस मौसम में जब बारिश हो रही होगी तो वो याद आ जाएंगे। नाउ डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम। The very title, with the repetition of the sounds R and N and the long vowels AI and O, imitates the rhythmic pitter-patter of rain on a tin roof। यानी हमने पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, रेन ऑन द रूफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो R है, R का रिपीटिशन हो रहा है, R साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, N साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो AI है ना, उसका भी, और डबल ओ साउंड दिए हो। ये लॉन्ग रिपीटिशन नहीं है AI और O का, लेकिन ये लॉन्ग वोवेल्स हैं, लॉन्ग वोवेल साउंड यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये क्या करते हैं, एक रिदमिक पिटर पैटर्न रेन का एक टिन रूफ पर जो एक पैटर्न होता है, पिटर पैटर्न, यानी उसके आवाज़ करने की जो होती है उससे मेल खाते हैं। तो इस तरह से इसका जो टाइटल है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है। आर्टिकल द बिफोर द वर्ड रूफ मेक्स इट अ स्पेसिफिक रूफ। जैसे हमने टाइटल का नाम क्या दिया है, रेन ऑन द रूफ, तो रूफ से पहले हमने द का यूज़ किया है आर्टिकल का। तो जो द का यूज़ करना रूफ से पहले वो क्या बनाता है, उस रूफ को बहुत ही एक स्पेसिफिक यानी स्पेशल टाइप की रूफ बना देता है। द रूफ ऑफ द पोइट्स हाउस, स्पेशली वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो पोइट के हाउस की, पोइट के छत, घर की जो छत है, उस छत के बारे में कहा गया है, तो वो स्पेशल वन है। Thus the title is very apt as it is suggestive of the childhood memories of the poet has of rain। तो इस प्रकार से जो टाइटल है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये सजेसिव है, यानी ये एक सजेस्ट करता है किसके बारे में, जो पोइट के बचपन की जो मेमोरीज़ हैं रेन से जुड़ी हुई, उनके बारे में। द रेन हैज़ मैजिक लाइक एन इफेक्ट ऑन हिम। तो रेन का क्या होता है, उसके ऊपर एक मैजिक लाइक इफेक्ट होता है, यानी कि जादू के जैसा प्रभाव होता है। एवरी टाइम इट फॉल्स ऑन हिज रूम एंड लाइंग लेजीली इन हिज रूम। हर बार जब वो अपने कमरे में लेजीली लेटा हुआ होता है और उसके मकान की या घर की छत पर जब रेन ड्रॉप होती हैं, रेन की जो बूंदें होती हैं वो गिरती हैं, तो क्या होता है, एक मैजिकल इफेक्ट पोइट के ऊपर हो जाता है। ही लिसन्स टू द सियर म्यूजिक ऑफ द रेन, और वो रेन के इस सियर म्यूजिक को या कहें कि मधुर संगीत को सुनने लगता है। इट ट्रिगर्स 1000 स्ट्रीमी फैंसीज इन हिज माइंड। और ये जो म्यूजिक होता है बारिश का, वो पोइट के माइंड में हजारों जो ड्रीमी फैंसीज हैं, यानी जो स्वप्न की कल्पनाएं हैं, वो
उनको ट्रिगर कर देता है, यानी उनको जागृत कर देता है। एंड थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज कम अलाइव, और बहुत सारी हजारों की संख्या में जो मेमोरीज हैं, पुरानी मेमोरीज हैं, वो क्या करती हैं, वो उसके एक तरह से अलाइव हो जाती हैं। जो पुरानी यादें थी वो एक तरह से फिर से जीवित हो जाती हैं। In particular, the memory of the poet's mother putting her children to sleep at night is indelible in his mind. और विशेष रूप से कौन सी मेमोरी उस पोइट के माइंड में आती है, जब उसकी माँ अपने बच्चों को और पोइट को भी और उसके जो दूसरे सिबलिंग्स हैं उन सब को सोने के लिए बिस्तर में लिटाती है और उनको बाद में साथ ही साथ गुड नाइट भी बोलती है, और वो सभी एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, बच्चे भी। तो उस समय की जो मेमोरी हैं वो उसके माइंड में आ जाती हैं। एवरी टाइम इट रेन्स द पोइट रिवाइव्स द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। जब कभी भी बारिश होती है, यानी हर बार जब भी बारिश होती है, क्या होता है, पोइट को अपनी जो गोल्डन मेमोरीज़ हैं, अपने चाइल्डहुड की, अपने बचपन की जो गोल्डन मेमोरीज़ हैं, वो फिर से क्या हो जाती हैं, याद आ जाती हैं। दस द टाइटल ऑफ द पोएम कैन बी टर्म वेरी एप्रोप्रिएट। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, जो टाइटल है उसको बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट माना जा सकता है, कहा जा सकता है। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं पोएम का स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 जो है इसमें टोटल 8 लाइन है। पहले हम यहाँ 4 लाइन्स को कंप्लीट करते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। तो देखिए यहाँ पे humid का मतलब क्या है, humid means something which is full of moisture, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारा मॉइस्चर हो, बहुत सारा पानी की मात्रा हो, नमी हो, है ना। शैडो मीन्स क्या होता है, रेफर्स टू मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विच कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर शैडो माने वैसे छाया है, यहाँ पर इस छाया का मतलब क्या है, मॉइस्चर से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं, है ना। यहाँ पर शैडो का मतलब उनसे है जो क्या करते हैं, अर्थ पर एक शैडो बना देते हैं, छाया। जैसे जब आसमान में बादल छा जाते हैं काले, जो हम कहते हैं कि वो पानी से भरे हुए हैं, जब काली घटा छा जाती है तो हम कहते हैं कि पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है। होवर मीन्स क्या होता है, मूव अराउंड समथिंग, यानी कोई चारों तरफ हमारे घूम रही हो, हमारे ऊपर और चारों तरफ। जैसे आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो वो चारों तरफ घूमते हैं इधर से उधर, तो उसको हम क्या कहते हैं, होवर करना। एंड मेलनकॉली मीन्स क्या होता है, सैड, यानी कि दुखी। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry sphere. Starry spheres means sky. Starry means which is full of stars. तो जब क्या होता है कि ह्यूमिड शैडोज का मैंने मतलब बता ही दिया। ह्यूमिड माने फुल ऑफ मॉइस्चर, शैडो माने मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स। जब मॉइस्चर से भरे हुए जो भारी भरकम जो क्लाउड्स हैं, है ना, यानी कि कह सकते हैं जब काली घटा छा जाती है तो बहुत सारे बादल, ऐसे माउंटेन जैसे बादल, हमें बड़े बड़े माउंटेन जो है, हमें माउंटेन जैसे जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वो हमको आकाश में दिखाई देते हैं, काले काले होते हैं, वो छा जाते हैं पूरे आसमान में, और ऐसा लगता है कि उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत सारी बारिश होने वाली है। तो क्या करते हैं, होवर, यानी होवर का मतलब मूव अराउंड, यानी चारों तरफ घुमड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, और कहाँ पर, उस पूरे स्टारी स्फीयर्स में, उस स्फीयर में, उस आसमान में जहाँ पर क्या होते थे, स्टारी होता है जो, यानी जो आसमान जो स्टार से यानी तारों से भरा हुआ होता है, उस पूरे आकाश में तारों को तो वो ढक देते हैं, और क्या होते हैं, चारों तरफ वही काले काले बादल छा जाते हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और क्या होता है, जो डार्कनेस होती है, डार्कनेस का मतलब अंधेरा जो होता है, यानी स्काई जो रात में होता है वो कैसा होता है, अंधकार से भरा हुआ होता है, और उसको कैसा कहा गया है, मेलनकली। मेलनकली मीन्स क्या होता है, सैड, यानी जो दुखी स्काई है वो क्या करता है, जेंटली वीप्स, बड़ी ही जेंटली तरीके से वीप करने लगता है, यानी रोने लगता है। किसमें, रेनी टीयर्स में। कहने का मतलब है रात में जब काले काले बादल स्काई में छा जाते हैं, चारों तरफ वो घूमने लगते हैं, तो जो दुखी रात है, यानी रात को दुखी बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि अंधकार जो होता है, अंधकार को हम डार्कनेस या फिर हम उसको दुख भी कह सकते हैं।
है ना। तो इसलिए कहा गया, तो जो रात होती है वो क्या होती है, रोने लगती है। और रोने कैसे लगती है कि जब ये बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, तो वो बारिश को पोइट ने क्या बोला है यहाँ पे, टीयर्स। तो रेनी टीयर्स में वो रोने लगती है, वीप करने लगती है और बारिश नीचे गिरने लगती है। यानी पोइट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं तो उसके मन में भी बड़ी ही अंधकार की भावना, या कह सकते हैं नेगेटिवनेस की भावना, नेगेटिव आइडियाज़ उसके माइंड में एकदम से आने लगते हैं। और फिर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, बारिश हो जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि मानो जो स्काई है, जो डार्क स्काई है, या कहें कि जो सैड स्काई है ना, वो क्या करता है, रोता है। और ये जो बारिश की जो बूंदें जो गिरती हैं, बारिश जो होती है, वही क्या होते हैं, उसके टीयर्स होते हैं। नाउ लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो वर्ड मीनिंग देखें यहाँ पर, bliss मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस, पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ। तो मैंने अभी बताया ही था, है ना, जब हमारी छत पर रेन ड्रॉप्स गिरती हैं या बारिश होती है, तो पानी की जो बूंदें गिरती हैं बारिश की, तो वो आवाज़ आती है। और जनरली हमारी जो सीमेंटेड जो रूफ़ होगी तो उससे तो आवाज़ नहीं आएगी, पर अगर हमारी छत किसी टिन की बनी हुई है या किसी और दूसरे ऐसे हल्के मटेरियल की बनी हुई है, तो क्या होता है, उसकी आवाज़ आने लगती है ना। और कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम, जो बेडरूम है जिसमें पोइट लेटा हुआ है। तो देखिए, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। तो जब पोइट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब बारिश होती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और फिर तेज़ बारिश होने लगती है, ऐसा लगता है कि आकाश जो डार्क स्काई है वो रोने लगा है ना, और आंसुओं के रूप में जो बारिश है वो गिरने लगी है। तो उस समय पोइट थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन फिर वो कहता है व्हाट अ ब्लिस, कितनी खुशी की बात है उस समय, टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कि जब हम अपने कॉटेज चैम्बर में यानी अपने बेडरूम में लेटे हुए हों और जब इस तरह से बारिश हो, और फिर हम क्या करें, अपने जो पिलो है उसको प्रेस करें। कहने का मतलब है कि आराम से पिलो पर लेट जाएं, यानी बिस्तर पर लेट जाएं। और जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं तो क्या होता है, जो पिलो होता है काफ़ी वो फूला हुआ होता है और हमारा हेड जब उस पर रख जाता है तो वो दब जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो भी पर्सन है वो लेटे हुए हैं, तो उसका सिर जो है पिलो में जैसे मानो अंदर घुस गया है, उसने पिलो को प्रेस कर दिया है। तो इस तरह से पोइट ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से लेटने का कितना अच्छा आनंद मिलता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और अपने सिर के ऊपर ही उस सॉफ्ट रेन की जो पैटर की जो आवाज़ है, यानी जो छत पर जो उसकी बूंदें गिरती हैं और उस बूंदों के गिरने की जो आवाज़ आती है, उनको सुनना और बिस्तर में ऐसे लेटे रहना तकिए को दबाते हुए कितना आनंद प्रदान करता है, कितनी खुशी प्रदान करता है। तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि भले ही वो एक रात में थोड़ा सा जब बादल तेज छा जाते हैं और शायद बादलों के गरजने की आवाज़ भी आती होगी, तो एक डर हमारे अंदर पैदा होता है। और तब क्या होता है, जब बारिश एकदम शुरू हो जाती है, फिर क्या होता है कि जो डर है वो एकदम से गायब हो जाता है और हम जो बिस्तर में लेटे हुए होते हैं बड़े मज़े से उसको दबाए हुए पिलो, हमारे पिलो को प्रेस किए हुए, तो हमारा जो डर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हैप्पीनेस में, हम खुश हो जाते हैं और बारिश का आनंद, बारिश की जो म्यूजिक होता है हमारी छत के ऊपर, हम उसका आनंद लेने लगते हैं। Now the second stanza, and this stanza is also have 8 line, and first 4 line we will discuss here. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. So here tinkle means short light ringing sound, एंड सिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स। तो जो मैं अभी पहले बता रहा था, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो छत बनी हुई है, तो इस छत में क्या यूज़ किया गया है, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स हैं ये, है ना। ये वुडन है और किसी और भी चीज़ के टिन वगैरह के भी बने हो सकते हैं, इस तरह की छतें अक्सर होती हैं, है ना, जो छत पर यूज़ की गई है। एको मीन्स क्या होता है, रिपीटेड साउंड। जैसे आप एक एम्प्टी रूम हो या कोई बड़ा सा हॉल हो, खाली हो वो पूरा, और वहाँ पर जब आप तेज़ कमरे में अंदर जाएं और कुछ बातें करें, बोलें, तो क्या होता है, आपका जो साउंड है बोलने का वो इको करने लगता है, यानी चारों तरफ गूंजने लगता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, इको करना या एको करना।
तो क्या होता है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट। ओके, पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि जब बारिश होती है, तेज बारिश जब गिरती है तो क्या होता है, छत पर जो शिंगल लगे होते हैं, यानी ये जो रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो हैं, जब ये लगे होते हैं और इन पर है ना गिरने वाली जो बूंदें होती हैं, उनसे उठने वाली हर एक साउंड, हर एक आवाज़, है ना, टिंकल का मतलब शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, तो जो हर जो आवाज़ है उसका क्या होता है, हैज़ एन एको इन द हार्ट, वो हमारे हार्ट से क्या होती है, एको होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि गूंजना, तो जो आवाज़ छत पर ऊपर सुनाई देती है वो कहाँ से गूंजने लगती है, वो हमारे हृदय से गूंजने लगती है, यानी वो डायरेक्टली हमारे हृदय तक पहुँच जाती है, वो हमारे हृदय को टच करती है, हमारे हार्ट को टच करती है ना। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम माइंड से सुनते हैं और सुन करके यूँ ही उसको इग्नोर कर देते हैं, वो हमारे हार्ट तक पहुंच जाती है और हार्ट पर पहुंचने पर वो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रदान करती है। और फिर क्या होता है ना, 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी एक बिजी बीइंग, यानी एक बिजी पर्सन, एक बिजी व्यक्ति जो कि बहुत सारी परेशानियों से, अपने मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है हमारी भौतिकवादी, उससे जुड़ा हुआ होता है, उन अपने जीवन की जो ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पाने की जो जल्दबाजी होती है, उन सब विचारों में जो खोया हुआ होता है, क्या होता है अचानक से उसके अंदर हजारों की संख्या में ड्रीमी फैंसीज यानी कल्पनाएं उमड़ने लगती हैं, यानी वो फिर उन अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, उन सबको भूल जाता है और वो बहुत ही सुंदर सुंदर विचार उसके मन में आने लगते हैं। वो बहुत ही अच्छा अच्छा अपने भविष्य के बारे में या अपने बारे में सोचने लगता है। नाउ द लास्ट 4 लाइन ऑफ दिस स्टैंजा, एंड 1000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So here woof means weft. Weft is that is the thread woven across the loom. तो जो कपड़े बनते हैं, है ना, कपड़े बनते हैं तो वहाँ पर जो थ्रेड होता है उससे जो थ्रेड से ही कपड़े बनाए जाते हैं, तो उस कपड़े बनाने की जो कपड़ा बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वूफ कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। पैटर अगेन साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ एंड बिजी बीइंग्स रेफर टू हियर ह्यूमन बींग्स एंड हियर आर द पोइट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ। वैसे बिजी बीइंग हमारा पिछले वाली स्टेंजा में पहले ही आ चुका है, पिछली लाइन में। तो देखिए क्या होता है, एंड 1000 recollections weave their ear threads into woof। क्या होता है कि वो बहुत सारी अपनी जो जब वो बारिश की आवाज़ को सुनता है तो बहुत सारी नई नई बातें उसके माइंड में आने लगती हैं, कल्पनाएं आने लगती हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि 1000 recollections, बहुत सारी हजारों की संख्या में रिकलेक्शन यानी जो उसकी यादें हैं, जो पुरानी यादें हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स, है ना। एयर थ्रेड्स का मतलब यहाँ पर थ्रेड माने हम कहते हैं धागा, एयर का मतलब हवा, तो मतलब कह सकते हैं कि वो दिखाई नहीं देती हैं, जो विचार जो आते हैं वो आपस में ही क्या होते हैं, वीव होने लगते हैं, बुनने लगते हैं, बुन जाने लगते हैं इनटू वूफ में, एक कपड़े में। एक कपड़े का मतलब जो हमारी पुरानी जो स्मृतियाँ वो सारी इकट्ठी होकर के वहाँ पर आ जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और कब होता है ऐसा कि जब मैं अपनी छत के ऊपर जो रेन का जो पैटर साउंड है, यानी उसका जो गिरने का जो साउंड है, जब मैं उसको सुनता हूँ तो क्या होता है, हजारों की संख्या में मेरी जो पुरानी जो रिकलेक्शंस है, जो मेरी स्मृतियाँ हैं, जो मेरी यादें हैं, वो क्या होती हैं, एकदम से फिर से ताज़ा हो जाती हैं और वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, है ना। जिस तरीके से एक बहुत सारे जैसे अलग अलग जो धागे होते हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साथ जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, एक कपड़ा बना दिया जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कभी कहता है कि उसकी जो बहुत सारी पुरानी यादें हैं वो सारी एक साथ मिल करके उसके सामने आ जाती हैं। नाउ द स्टैंजा 3, नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। तो पोइट क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहले हम समझ लेते हैं। एर मीन्स क्या होता है, ओल्ड पोइटिक वर्ड है जो बिफोर के लिए यूज किया जाता है ना। तो पोइट कहता है कि नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, कि अब वो कहता है कि मेरी माँ की जो मेमोरी है वो मेरे अंदर आती है, यानी मुझे अब किसकी याद आती है, मेरी माँ की याद आती है। मेरी माँ से जुड़ी हुई जितनी भी मेरी पुरानी जो
यादें हैं या कुछ विशेष यादें हैं वो मेरे अंदर आ जाती हैं ऐसी यूज्ड इन ईयर्स को। और किस तरह की यादें होती हैं, मतलब वो यादें जो काफ़ी वर्षों पहले हुआ करती थीं। अगोन मीन्स ईयर, बहुत पहले। तो बहुत वर्षों पहले जो मेरी माँ से जुड़ी हुई जो मेरी यादें थीं वो अब मेरे माइंड में आती हैं। तो पोइट की इस बात से ये तो पता चल जाता है कि हमें कि उसकी माँ जो है अब उसके साथ में नहीं है, वो जीवित नहीं है, उन्हें मरे हुए काफ़ी समय हो चुका है। और वो साथ तो वो यादें उसके दिमाग में आती हैं जब उसकी माँ उसके साथ में थी बरसों पहले, और वो यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं। और वो उस समय की यादें वो क्या थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। यानी क्या करती थी उसकी माँ, उन डार्लिंग ड्रीमर्स को, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब वो उसके बच्चे थे, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, तो वो उनको डार्लिंग कहती थी। और ड्रीमर्स का मतलब सोने जाने वाले होते थे, यानी रात में जब वो उनको सुलाने वाली होती थी तो वो उनको उसे वही याद आती है कि वो उसकी माँ उनको रात में उनको प्यार करते हुए बहुत सारा सुला देती थी। ऐसी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वो कब तक के लिए छोड़ देती थी उनको, टिल द डाउन। डाउन मीन्स क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह जो होती है, DAWN, डाउन मीन्स सुबह होती है, मॉर्निंग। तो वो सुबह तक सोने के लिए अपने बच्चों को प्यार करते हुए उनको बिस्तर पर सुला देती थी। तो वो यादें अपनी माँ से जुड़ी हुई कवि की जो मेमोरी है उसमें आ जाती हैं जब भी वो इस बारिश के सॉन्ग को, जो उसकी छत पर बूंदों के गिरने से उठता है, जो साउंड उठता है, वो एक तरह का सॉन्ग है और उसका मैजिकल इफ़ेक्ट पोइट के माइंड पर होता है। और उस वजह से क्या होता है, उसके माइंड में उसकी माँ से जुड़ी हुई जो यादें होती हैं वो फिर से ताज़ा जो हो जाती हैं। नाउ द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस स्टेंजा। Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो वो क्या कहता है, पोइट कहता है, देखिए यहाँ पे लिस्ट मीन्स ओल्ड पोइटिक वर्ड फॉर लिसन। यहाँ पर ये लिखा है आई लिस्ट मीन्स हियर, लिस्ट मीन्स लिसन, एंड पैटर इज द सेम वर्ड रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग और पोएम हियर द साउंड ऑफ द रेन। यहाँ पैटर नहीं है, ये पैटर गलत लिखा हुआ है, ये रिफ्रेन के लिए लिखा हुआ है। रिफ्रेन क्या होता है, एक रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग होता है। जैसे हमें कोई सॉन्ग है या कोई पोएम है, उसमें जैसे कोई एक लाइन बार बार रिपीट हो रही हो, तो उस वहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस होगी वो कौन सी होगी, रिफ्रेन होगी, है ना। उस लाइन को भी हम क्या कह देंगे, रिफ्रेन कह देंगे, क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रही है। तो रिफ्रेन में आपको पोइटिक डिवाइस वाले जो वीडियो है उसमें मैं आपको सारा समझा ही चुका हूँ, आपने देखा होगा वो। अगर नहीं देखा हो तो वो हमारे चैनल से आप देख सकते हैं, है ना। हमारे चैनल पर ये होगा पोइटिक डिवाइस वाला। तो ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो पोइट कहता है कि जब मुझे याद आती है तो क्या होता है, मैं अचानक से उसका जो फॉन्ड लुक था, फॉन्ड का मतलब किसी के फॉन्ड होना, फॉन्ड ऑफ होना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा किसी से लगाव होना, शौकीन होना किसी का। तो हर माँ अपने बच्चों की शौकीन होती है, हर माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उसको बहुत अच्छा लगता था जब वो मेरी तरफ देखती थी, क्योंकि हर माँ जब अपने बच्चों को देखती है तो उस माँ को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो पोइट उसी लुक को फील कर रहा है। वो कहता है कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी जब वो मेरी तरफ देखती थी, जैसे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में एक माँ है जो अपने बच्चे की तरफ बड़े ही प्यार से देख रही है। तो पोइट को भी जब वो उसकी माँ उसे ऐसे देखती थी बड़े प्यार से, तो वो उसका जो लुक था वो उसको उस लुक का एहसास होता है, उसको वो याद करता है। और कब उसको ये याद होता है, कब उसको इसका एहसास होता है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ। तो रिफ्रेन क्या है यहाँ पर, रिफ्रेन मैंने बता ही दिया, ये रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोइम। किसी पोइम या सॉन्ग का कोई जो रिपीटेड पार्ट होता है, जो बार बार उसमें रिपीट होती है कोई एक लाइन, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रेन कहते हैं। तो जब भी मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, तो यहाँ पर ये रिफ्रेन कौन सा है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि रेन के द्वारा, यानी जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं किस पर, सिंगल्स पर, जो रेक्टेंगुलर वुडन होते हैं पार्ट जो होते हैं छत के, जो मैंने अभी दिखाए थे आपको, तो
उन पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं और उन बूंदों के गिरने से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो बार बार प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो लगातार बारिश गिरती रहती है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, और तब तक वो साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये बार बार प्रोड्यूस होता है ये साउंड। तो यह शायद वो ये कहना चाह रहा है कि जब भी कभी बारिश होती है तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो रिफ्रेन है उसने इसीलिए इसको क्या कहा है, रिफ्रेन कहा है, क्योंकि उसको अक्सर इसको सुन करके अपनी माँ से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो वो कहता है कि जब भी मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, जब भी मैं ये बारिश की बूंदों के द्वारा गिरने वाली छत पर जो म्यूजिक है, उनसे प्रोड्यूस होने वाला जो म्यूजिक है, उस म्यूजिक को सुनता हूँ तो क्या होता है कि मैं अपनी माँ के उस फॉन्ड लुक को, उस प्यारे से सुंदर से लुक को जो मेरी तरफ देखती थी, मैं उसको महसूस करने लगता हूँ, मुझे उसकी याद आ जाती है। तो यहाँ बच्चों आई थिंक कि आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी, है ना, कि किस तरीके से पोइट ने एक बारिश का बहुत ही सुंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है। और जो बारिश का अक्सर हम क्या होता है कि जब अपने रूम में हों या बारिश हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो हमें क्या लगता है कि जो बारिश है कोई, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम कभी उसमें बहुत ही जो उसकी ब्यूटी है उसको नहीं देखते हैं, ना ही समझते हैं, ना सुनते हैं। हम बारिश की जो बूंदों के गिरने की जो आवाज़ होती है हम उसे एक कर्स म्यूजिक के, हार्श म्यूजिक के रूप में सोच करके और उसको इग्नोर करते हैं, अपनी बातों में रहते हैं। लेकिन जब पोइट जो होते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव ढूंढते हैं। तो उन्होंने जब ये आवाज़ सुनी, हम भी अगर ध्यान लगाकर, मन लगाकर अगर ऐसा करेंगे, जैसे उसने बारिश की उस आवाज़ को सुना और उस आवाज़ को उससे फिर वो भद्दी नहीं लगी, वो उसको म्यूजिक लगने लगी, वो उसको एक संगीत सा लगने लगी, है ना। तो हम अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो वो हमको भी उतनी ही प्यारी लगेगी जितनी कि पोइट को लगी। तो देखिए अब इस पोइम में जो पोइटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं, आइए हम उनके बारे में अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टैंजा 1 है। स्टैंजा 1 में जो पोइटिक डिवाइस यूज की गई हैं वो देखिए क्या है। सबसे पहले ऑलिट्रेशन। यहाँ पर ऑलिट्रेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे यहाँ लिखा हुआ है द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, है ना। जब एक, 2 या 2 से अधिक कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड्स होते हैं, यानी एक के बाद एक आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर उनमें किसी साउंड का, कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटिशन होता है तो वहाँ पर ऑलिट्रेशन होता है। जैसे हम यहाँ पर कहें कि ह्यूमिड और हॉवर, तो यहाँ पर ह्यूमिड और हॉवर जो है ना, दोनों में एच साउंड जो है रिपीट हो रहा है। स्टेरिस्फियर्स की बात करें तो इसमें एस साउंड जो है, स का साउंड जो है रिपीट हो रहा है। प्रेस पिलो में पी जो साउंड है, पा का, वो रिपीट हो रहा है। और लाई लिसनिंग में एल साउंड यानी कि ल का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो वर्ड हैं, ह्यूमिड हॉवर, स्टेरिस्फियर्स, प्रेस पिलो, लाई लिसन्स, तो इनमें क्या है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है हमारी, ऑलिट्रेशन। नेक्स्ट है ऑनमेटपिया। ऑनमेटपिया क्या होता है, द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी, है ना। तो ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए साउंड वर्ड्स के द्वारा, यूज ऑफ साउंड वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो साउंड को शो करते हैं, ऐसे वर्ड का यूज़ कर लेते हैं ड्रामेटिक इफेक्ट को या फिर ऑडिटरी इमेजरी के लिए। तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, ऑनमेटपिया। तो देखिए जैसे यहाँ पर पैटर वर्ड यूज़ किया गया। पैटर इज़ द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड। हम पैटर वैसे भी बोलते हैं, पैटर, तो हमें एक महसूस होता है कि ये कहीं ना कहीं कोई साउंड के बारे में है। इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। और पैटर क्या है, ये एक साउंड है, पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जो रेन ड्रॉप हैं वो जब हमारी रूफ टॉप पर गिरती हैं तो उससे जो साउंड क्रिएट होता है उसी को हम पैटर कहते हैं। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग, है ना। जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह से ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है डार्कनेस हैज़ बीन पर्सनिफाइड व्हेन ही सेज दैट इट इज़ सैड। जैसे हमने कहा था कि मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली का मतलब क्या होता है, सैड माने दुखी, और डार्कनेस माने अंधकार।
तो अंधकार जो है, या यहाँ पर हम रात भी कह सकते हैं, तो जो नाइट है वो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है और उसको हमने लिविंग बीइंग की तरह दिखाया है, उसको सैड होते हुए दिखाया है। तो जो डार्कनेस है या जो नाइट है वो सैड तो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर पोएट ने कहा है, उसको सैड कहा है, तो इस तरह से यहाँ पर उसको पर्सनिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन। यानी जैसे हम एक तरह से ये एपिथेट एक तरह का एडजेक्टिव होता है और जनरली हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसी नाउन से पहले यूज़ होता है, उस नाउन को वो रेफ़र करता है। जैसे हमने कह दिया ब्लैक काऊ, तो काली गाय, तो यहाँ पर ब्लैक जो एडजेक्टिव है वो काऊ को रेफ़र कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर एपिथेट उसको कब कहेंगे कि जिस नाउन से पहले, जैसे कोई भी एडजेक्टिव है वो किसी नाउन से पहले यूज़ हुआ है लेकिन वो उस नाउन को रेफ़र नहीं कर रहा है ना, वो किसी अनदर नाउन को रेफ़र कर रहा है, तो वहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। जैसे इन मेलनकली डार्कनेस, द डार्कनेस इज़ नॉट मेलनकली। रियल में क्या है, मेलनकली का मतलब सैड, सैड डार्कनेस। तो डार्कनेस जनरली सैड नहीं है, बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल। बल्कि ये किसके बारे में है? सैड पीपल के बारे में। लोग जो सैड हैं या जो पोइट है वो सैड है ना, उसके बारे में ये कहा गया है। लेकिन यहाँ पर डार्कनेस सैड नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो स्टैंजा 1 की जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा स्टैंजा 2। इसकी पोएटिक डिवाइस समझते हैं। देखिए, तो इस स्टैंजा में भी हम देखते हैं कि पोइट ने ऑलिट्रेशन का यूज़ किया हुआ है। जैसे बिजी बीइंग, देयर थ्रेड, रेन रूफ। बिजी बीइंग में बी साउंड या ब साउंड रिपीट हो रहा है, देयर थ्रेड में TH यानी द साउंड रिपीट हो रहा है और रेन रूफ में र साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑलिट्रेशन हो गया। यहाँ पर भी ऑनमेटपिया का यूज़ किया गया है। जैसे टिंकल और पैटर, ये दोनों वर्ड यहाँ यूज किए गए हैं। टिंकल भी मैंने बताया था, ये साउंड्स हैं और मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, और पैटर भी वही है। तो यहाँ पर भी क्या है? ऑनमेटपिया है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर यूज़ हुआ है। सेम थिंग, ट्रीटिंग अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग बीइंग। जैस रिकलेक्शन इज पर्सनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स, है ना। जैसे वो कहता है कि जो उसकी रिकलेक्शंस हैं, यानी जो पुरानी स्मृतियां हैं, वो क्या करती हैं? वीव देयर एयर थ्रेड्स। जैसे लिखा हुआ है ना पोइम में, हम देखें थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स टू मूव। तो यहाँ पर रिकलेक्शंस वीव कर रही हैं। रिकलेक्शंस का मतलब स्मृतियाँ और वीव का मतलब बुनना। तो रिकलेक्शंस जो उसकी यादें हैं वो बुनती हैं। तो रिकलेक्शन जो यादें हैं वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो बुनने का काम नहीं कर सकती, जबकि बुनने का काम किसके द्वारा होता है? किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रिकलेक्शंस को ह्यूमन बीइंग की तरह जो काम करते हैं वो काम करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए हम कहेंगे कि रिकलेक्शंस को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जैसे यहाँ पर कहा गया है ड्रीमी फैंसीज, इट डज नॉट मीन दैट द फैंसीज आर ड्रीमी। यहाँ पर जैसे कहा गया ना ड्रीमी फैंसीज, स्वप्न देखती हुई कल्पनाएं। तो यहाँ पर रियल में जो कल्पनाएं हैं, है ना, वो ड्रीमी नहीं है। फैंसीज यहाँ पर ड्रीमी नहीं है, बट रेफर्स टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स। बल्कि यहाँ पर रियल में किसको रेफ़र किया गया है? उन लोगों को रेफ़र किया गया है जो ड्रीम्स जिनके होते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, सपनों को देखते हैं, उनके लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, अगेन द पोएट हैज़ यूज्ड ऑलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 or more consecutive वर्ड्स। सो मेमोरी माई मदर, है ना। तो यहाँ पर देखिए म साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मेमोरी माई मदर, तो इसमें म साउंड रिपीट हो रहा है। डार्लिंग ड्रीमर्स, तो डार्लिंग ड्रीमर्स में हम देखते हैं कि जो द साउंड है वो रिपीट हो रहा है। और अगेन यहाँ पर भी ऑनमेटपिया है, द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी। तो यहाँ पर वही वर्ड है पैटर, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द शिंगल ऑफ द रूफ। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सी डिवाइस यूज की गई है? पोएटिक डिवाइस ऑनमेटपिया को यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। सो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? इट इज ABCBDEFE।
तो ये इसकी राइमिंग स्कीम है ABCBDEFE। तो हम देखते हैं इसके तीनों जो स्टेंजा हैं उनमें सेम राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। जैसे हम बात करें इसके फर्स्ट स्टेंजा को देखें आप, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हॉवर्स स्फीयर्स डार्कनेस टीयर्स। तो यहाँ पे देखें ABCB देखते हैं कैसे है। जैसे हॉवर ये A हो गया इसका, स्फीयर दूसरा डिफरेंट हो गया तो इसको हमने B कह दिया। अब देखिए स्फीयर्स और टीयर्स दोनों एक साथ मिल रहे हैं, सेम साउंड है, तो स्फीयर्स और टीयर्स को हम सेम कॉन्सोनेंट दे सकते हैं, तो हमने दे दिया इसको B दे दिया। तो जैसे और डार्कनेस ये भी डिफरेंट है तो इसको हमने C दे दिया। तो पहला हॉवर A, फिर स्फीयर्स B, डार्कनेस C और फिर टीयर्स फिर से B। तो क्या हो गया ABCB। ऐसे ही हमने जो लास्ट 4 लाइन है उनको हम दे दिया DEFE। तो यहाँ पे भी देखिए थर्ड और जो फोर्थ लाइन है वो दोनों सेम साउंड की हैं, और जो इसके बाद जो फिफ्थ और जो 7th लाइन है वो लाइन जो है डिफरेंट है। तो हम देख सकते हैं जैसे इसमें पिलो बैट पैटर हेड। तो यहाँ पर हम देखें पिलो और पैटर ये दोनों डिफरेंट है, तो इनको हमने D और F नाम दिया है, और बैड और हेड दोनों सेम साउंड हैं तो इनको EE दिया है। तो इस तरह से हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन जाती है, हमारी राइमिंग स्कीम बन जाती है ABCBDEFE। अब देखिए सेकेंड स्टेंजा में देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। हम देख सकते हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। तो यहाँ पर हम देखें सिंगल हार्ट फैंसी स्टार्ट, तो हार्ट स्टार्ट ये दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर हम इस जैसे सिंगल को A दे दें, हार्ट को B, फैंसी को C और फिर हमें स्टार्ट को B देना पड़ेगा क्योंकि सेम साउंड है। ऐसे ही लास्ट 4 लाइन में देखें रिकलेक्शंस वूफ पैटर रूफ। तो रिकलेक्शंस को अगर हम D दे दें और वूफ को हम E दे दें, पैटर को F देने के बाद में रूफ को हमें फिर से E देना पड़ेगा क्योंकि सेम साउंड है ना। सेम थिंग इस विद स्टेंजा 3। तो यहाँ पर देखिए मदर अगोन डीमस डॉन। तो यहाँ पर अगोन और डॉन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम B दे सकते हैं इनको। मदर और डीमस ये दोनों A और C हो जाएंगे तो ABCB। और उसके बाद में मी रिफ्रेन सिंगल्स रेन। तो रिफ्रेन रेन दोनों साउंड सेम है तो हम इनको EE दे सकते हैं, और बाकी मी को D और सिंगल्स को F दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारी फिगर राइमिंग स्कीम बन जाती है ABCBDEFE। तो स्टूडेंट्स आपको राइमिंग स्कीम भी क्लियर हो गई। तो नाउ आई थिंक कि आपको पूरी पोएम क्लियर हो गई होगी, और अगर इस पोएम से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। So now thank you student for watching this video.